हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट BHDE 107 या हिंदी संरचना का चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इकाई 7 अर्थात संयुक्त पद और समस्त पद का टॉपिक समस्त पद की संकल्पना और समस्त पदों का वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। समस्त पद को ही समास कहते हैं और ये टिप्पणी में भी समास आता है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सब्जेक्ट के अन्य लेसन्स का भी लिंक दिया गया है, आप वहां से अन्य लेसन्स को भी देख सकते हैं। साथ ही इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप अन्य लेसन्स को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले इग्नू रिलेटेड हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेसन को देख लेते हैं। तो जैसा कि पहला है समस्त पद की संकल्पना। ठीक है, जिन द्विशाब्दिक इकाइयों के शब्दों में आंतरिक संबंध मिलता है उसे समस्त पद या शब्द कहा जाता है। यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे संयुक्त पद या संयुक्त शब्द। तो संयुक्त शब्द में क्या होता था, उस शब्द के जो दोनों खंड होते थे उन दोनों खंड में कोई संबंध नहीं होता था। जैसे कि हम लोग देख लिए थे लास्ट डे में कि उन्होंने हाथ पांव मारे, तो हाथ पांव मारे यहाँ पे क्या होता था कि हाथ पांव मारना का मतलब होता था बहुत ज़्यादा प्रयास करना। न तो यहाँ पे हाथ और ना ही पाँव, ये दोनों का कोई अर्थ नहीं था और ना ही और हाथ और पाँव में कोई संबंध दिख रहा था। लेकिन जब ये समस्त पद का संकल्पना आता है तो इसमें क्या होता है कि संबंध रहता है, आंतरिक संबंध रहता है। ठीक है, समस्त पद संरचना और अर्थ की दृष्टि से संयुक्त शब्दों और अनुप्रासात्मक शब्दों से भिन्न होते हैं। अर्थ की दृष्टि से भी समस्त पद वैविध्यपूर्ण होते हैं। इसका पहला पद भी अर्थ केंद्र हो सकता है और दूसरा भी। यहाँ पे अर्थ केंद्र को समझ लेना जरूरी है। अर्थ केंद्र का मतलब होता है मुख्य। ठीक है, तो इसमें पहला पद भी मुख्य हो सकता है और दूसरा भी। कुछ ऐसे ही समस्त पद भी हैं जिनमें दोनों पदों का सहयोग ही अर्थ केंद्र होता है। अर्थात जैसे कोई एक शब्द है तो उस शब्द में क्या हो सकता है, जैसे दिन भर, तो दिन भर इसमें क्या हो गया, जो पहला शब्द है वो क्या हो गया, मुख्य हो गया। लेकिन अगर ऐसा शब्द लेते हैं जैसे नीलकमल, तो नीलकमल में क्या हो गया, जो दूसरा शब्द है वो मुख्य हो गया। ठीक है, तो नीलकमल में दूसरा जो शब्द है वो अर्थ केंद्र हो गया, दूसरा शब्द अर्थात कमल, ये कमल हो गया मुख्य। और उसमें जब देख रहे थे तो पहला शब्द अर्थ केंद्र हो रहा था। जैसे पहला शब्द जैसे दीन, जैसे तुलसी, इस तरह से। कभी कभी क्या हो सकता है कि दोनों का संयोग ही अर्थ केंद्र हो सकता है। जैसे सीताराम, सीताराम में क्या है कि सीता और राम दोनों ही क्या है, मुख्य है। या ग्राम देवता, ग्राम भी मुख्य है और देवता भी मुख्य है। तो अर्थात तीनों तरह की परिस्थितियां हो सकती है कि पहला वाला प्रधान हो या फिर पहला वाला गौण हो, दूसरा वाला प्रधान हो, या फिर दोनों ही शब्द क्या हो, प्रधान हो। समस्त पद आर्थिक संरचना की दृष्टि से अंत केंद्रित तथा बाह्य केंद्रित दोनों प्रकार के होते हैं। अंत केंद्रित तथा बाह्य केंद्रित। अंत केंद्रित का मतलब क्या होता है कि उस शब्द का अर्थ उस शब्द में ही छिपा रहता है, और बाह्य केंद्रित का मतलब होता है क्या, उस शब्द का अर्थ कुछ और होता है। जैसे नीलकंठ, इस शब्द में न तो नील और ना ही कंठ का मीनिंग आ रहा है, ये किसी और के लिए ही यूज हो रहा है, और ये किसके लिए, भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस तरह का जो अर्थ होगा उसको क्या बोलेंगे, बाह्य केंद्रित। और जब उस वर्ड का मीनिंग वहीं मिल जाएगा तो उसको कहेंगे अंत केंद्रित। ठीक है, लेकिन अंत केंद्रित संरचना वाले समस्त पदों का प्रयोग बहुत अधिक होता है। बाह्य केंद्रित संरचना वाले समस्त पदों को स्थापित होने में समय लगता है, क्योंकि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से स्थापित होने होते हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, समस्त पदों का वर्गीकरण इसको देख लेते हैं।
व्याकरण की दृष्टि से समस्त पदों को समास कहा जाता है। जैसा कि पहले भी चर्चा किया गया, समास कहा जाता है। यह भी हम जानते हैं कि हिंदी में मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। नहीं तो पहला जो समास हम लोग लिए हैं वो है अव्ययी भाव समास। नाम से ही पता चलता है अव्ययी भाव, अर्थात क्या होगा, इसमें कोई एक अव्यय जरूर होगा। ये अव्यय कहाँ हो सकता है, तो पद का पहला भी भाग हो सकता है या पद का दूसरा शब्द भी क्या हो सकता है, अव्यय हो सकता है। अर्थात ये हुआ कि अव्ययी भाव समास में अव्यय होना अनिवार्य है। ठीक है, साथ ही साथ अन्य शब्द भी एक होगा, जैसे संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम विशेषण हो सकता है, जैसे कि भरपेट, प्रतिदिन, दिन भर। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे भर, प्रति, ये जो शब्द है ये क्या है, अव्यय है। तो ये बहुत अच्छा पहचानने का भी है। यथाशक्ति, इस शब्द में ये जो यथा शब्द है, तो यथा ये क्या हो गया, ये भी अव्यय है। अगला देख लेते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का पहला पद संज्ञा और दूसरा पद संज्ञा विशेषण या कृदंत होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास को ऐसे आसानी से समझा जा सकता है कि इसमें जो दोनों शब्द होते हैं तो दोनों शब्द में कारकीय संबंध होता है। जैसे कि कारक के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कर्ता तो हो गया, जैसे कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, इस तरह से जैसे हम लोग बोलते हैं। तो जिसमें दोनों शब्दों के बीच में कारकीय संबंध होता है वो तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए जैसे रसोई घर, तो यहाँ पे 2 शब्द है, एक हो गया रसोई और एक हो गया घर, लेकिन दोनों के बीच का कैसा संबंध, रसोई के लिए घर। संप्रदान तत्पुरुष, गृह स्वामी अर्थात घर का स्वामी या गृह का स्वामी, तो बीच में का आया तो संबंध तत्पुरुष। वैसे ही गृह प्रवेश अर्थात गृह में प्रवेश। ठीक है, तो में पर अर्थात स्थान का जहां बोध होता है उसमें कौन सा कारक रहता है, तो अधिकरण कारक रहता है। तो अधिकरण कारक है तो अधिकरण तत्पुरुष। इस तरह से इसमें क्या देखते हैं हम लोग, जो कारकीय संबंध होता है तो उसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। अगला कर्मधारय समास। संज्ञा और विशेषण शब्दों के योग से जो समाहार बनता है वो कर्मधारय समास कहलाता है। क्या जरूरी है कि संज्ञा और विशेषण के योग से जो बनता है, अर्थात इसमें ऐसा हो सकता है कि पहले संज्ञा और बाद में विशेषण आए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल, जैसे बंधुवर या घनश्याम, इसमें तो पहला जो शब्द है बंधु, ये क्या हो गया, संज्ञा और बाद वाला विशेषण। वैसे ही घन, ये क्या हो गया, संज्ञा, और श्याम एक रंग का उल्लेख कर रहा है तो ये विशेषण। अर्थात ऐसा हो सकता है कि संज्ञा पद पहला हो और विशेषण बाद वाला, और उल्टा भी हो सकता है, अर्थात कि पहला वाला ही क्या हो जाए, विशेषण हो जाए और दूसरा वाला संज्ञा हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए श्वेत पत्र, सफेद रंग का पत्र, तो ये सफेद, श्वेत, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, और जो पत्र बाद में आया ये संज्ञा। वैसे ही नीलगाय, परमात्मा आदि क्या है, ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। हाँ, कर्मधारय समास यदि किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वो बहुव्रीहि की स्थिति पैदा करता है। ठीक है, अर्थात अगर इसका मीनिंग कुछ रूढ़ हो जाए, मतलब जो मीनिंग दिख रहा है वो मीनिंग ना होके कुछ और मीनिंग निकले, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को आगे हम लोग देख लेंगे। अगला क्या है, अगला है द्विगु समास। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि जिस समास का पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा, अर्थात कोई संख्या आएगा। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण और आगे संज्ञा के शब्द के योग से जो समास बनेगा उसको बोलते हैं द्विगु समास। ठीक है, जैसे अठन्नी, चवन्नी, दोपहर, चौराहा, सब में क्या है, जो संख्यावाचक शब्द है वो पहले है। इसमें भी वही बात है, अगर क्या है कि समस्त पद भी किसी व्यक्ति के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो फिर उस स्थिति में वो भी क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि कहलाएगा। ठीक
ठीक है। जैसे सामान्यतः चतुर्भुज अगर हम लोग बोलते हैं तो चतुर्भुज द्विगु समास भी हो सकता है, चार भुजा वाले चतुर्भुज, तो द्विगु समास हो गया। लेकिन ये चतुर्भुज शब्द किसके लिए, फिर विष्णु के लिए भी प्रयुक्त होता है। चार भुजा हैं जिसके वे, अर्थात ये कुछ अन्य व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गए, ये विष्णु के लिए रूढ़ हो गए, तो ऐसे परिस्थिति में ये बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। अगला द्वंद्व समास, पता है जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है, अर्थात दोनों पद में या तो संज्ञा संज्ञा रहेगा, विशेषण प्लस विशेषण रह सकता है, क्रिया प्लस क्रिया रह सकता है। अर्थात क्या हो गया कि दोनों पद इसमें क्या होगा, प्रधान होगा, तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे सीताराम, सीता और राम दोनों प्रधान है, राम रहीम, माता पिता नहीं, छोटे बड़े दुबले पतले आदि। तो इसमें संज्ञा और संज्ञा भी हो सकता है, संज्ञा विशेषण के साथ विशेषण भी हो सकता है, क्रिया के साथ क्रिया भी हो सकता है। अब देख लेते हैं अंतिम बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि जैसे बताया गया, क्या, जो सामान्य अर्थ न व्यक्त करके कोई अन्य ही व्यक्त करता है मीनिंग, तो उसको क्या कहते हैं, बहुव्रीहि। ठीक है। कर्मधारय अथवा द्विगु समास जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए विश्लेषण के रूप में रूढ़ हो जाते हैं तो बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। अर्थात बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। ठीक है। अर्थात लिखा हुआ मीनिंग कुछ और है और उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ अर्थात नीलाकंठ वाला, लेकिन ऐसा नहीं, नीलाकंठ है जिसका वे अर्थात शिव जी। वैसे ही दशानन, 10 आनन अर्थात सिर, 10 सिर हैं जिसके वे अर्थात रावण। पीताम्बर, पीले वस्त्र हैं जिनके, अर्थात जो पीले वस्त्र धारण करते हैं अर्थात कृष्ण। तो अर्थात क्या हो गया कि शब्द का अर्थ कुछ और है और उसका जो मीनिंग आ रहा है कुछ और, तो ऐसे समास को कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब आगे देख लेते हैं आंतरिक संबंध की दृष्टि से वर्गीकरण। यदि समस्त पदों की संरचना का विश्लेषण किया जाता है तो पहली कसौटी पर रूपात्मक संरचना होगी। विभिन्न वर्गों, व्युत्पन्न समस्त पद और समस्त पदों की संरचना के बारे में जानना अत्यधिक आवश्यक है। तो इस आधार पर समवर्गीय व भिन्न वर्गीय समस्त पद, समवर्गीय शब्दों का योग समस्त शब्दों की रचना में स्पष्ट दिखाई देती है। व्युत्पन्न समस्त पद प्रकार्य की दृष्टि से अपने वर्ग का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही दूसरे वर्ग का भी कार्य करते हैं। जैसे जन जोड़ तंत्र अर्थात जन का तंत्र, जनतंत्र। ठीक है। इस प्रकार इसमें जनतंत्र क्या हो गया, एक संज्ञा के रूप में है। संरचनात्मक दृष्टि से समस्त पद निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा प्लस संज्ञा माता पिता फल फूल, नहीं, संज्ञा प्लस धातु कमर तोड़ मुंह फट, इस तरह से। धातु क्या होता है, मतलब वो क्या है, क्रिया का ही रूप है, लेकिन क्रिया का जो मूल रूप है उसको क्या कहते हैं, धातु। जैसे हंस, खेल, फट, तोड़, इस तरह से। तो ये हो गया संज्ञा प्लस धातु। वैसे ही सर्वनाम प्लस संज्ञा भी हो सकता है, जैसे हम सखा, हम जो हो गए सर्वनाम और सखा तो संज्ञा होता ही है, हम सफर भी उदाहरण हुआ। वैसे ही सर्वनाम जोड़ सर्वनाम भी हो सकता है, जैसे हम आप ये वे। विशेषण प्लस संज्ञा भी हो सकता है, जैसे विशेषण प्लस संज्ञा, जैसे महासागर, नहीं, तो ये जो महा, तो ये शब्द क्या हो गया, विशेषण के लिए। नीलांबर, ये जो नील हो गया, नीलम नील विशेषण के लिए और अंबर वो संज्ञा के लिए। वैसा ही धातु जोड़ धातु भी हो सकता है, नहीं, जैसे खेल कूद, खेल कूद, खेल कूद, खा पी, नहीं, धातु के साथ संज्ञा भी आ सकता है, जैसे हंसमुख चलचित्र आदि। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से आंतरिक संबंध, अब इसको देख लेते हैं। अर्थ की दृष्टि से इसमें क्या होगा कि 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला समानाधिकरण, दूसरा परिसीमकीय संबंध और तीसरा व्यधिकरण संबंध। देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला समानाधिकरण,
तो समानाधिकरण नाम से ही स्पष्ट होता है कि दोनों शब्दों में बराबर का संबंध होना। अर्थ की दृष्टि से समस्त पद के दोनों शब्द समान महत्व रखते हैं। तो समान महत्व रखने वाले अर्थात क्या, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होते हैं कि दोनों पद का जो अर्थ होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, तो ये हो गया समानाधिकार संबंध रखने वाला। जैसे यहाँ वहाँ, आगे पीछे, खा पी, इस तरह से। अब आगे परिसीमकीय संबंध। परिसीमकीय के अंतर्गत पहले शब्द और दूसरे शब्द के मध्य का संबंध परिसीमक और परिसीमित का होता है। इसका क्रम उल्टा भी हो सकता है। ऐसे समस्त शब्द का एक शब्द अव्यय होगा और दूसरा शब्द संज्ञा या विशेषण। जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो सकेगा, जैसे प्रतिवर्ष या हर वर्ष। तो क्या बोलते हैं हम लोग, एक एक वर्ष की कई इकाइयां, या फिर प्रत्येक या हर एक, अर्थात एक एक की कई इकाइयां। अब व्यधिकरण संबंध को देख लेते हैं। जब दोनों शब्दों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध न होकर परोक्ष संबंध होता है, इस प्रकार के शब्द व्यधिकरण संबंध के रूप में आते हैं। इस प्रकार के दोनों शब्दों के अर्थ में किसी प्रकार का कोई मेल नहीं होता, बल्कि संयोग से उत्पन्न होने वाला अन्य व्यक्तियों और वस्तुओं को संकेत देता है। उदाहरण से यह भी बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पंजाब केसरी, ठीक है, तो है पंजाब केसरी, लेकिन हम लोग कहते किसको है पंजाब केसरी, तो लाला लाजपत राय को, अर्थात केसरी है जो पंजाब का, अर्थात लाला लाजपत राय। वैसे ही लोकमान्य कहा क्या जाता है, मान्य है जो लोगों को, वो हो गया लोकमान्य, लेकिन हम लोग कहते किसको है, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समस्त पद का जो वर्गीकरण है वो भी देख लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।